नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। ब्रिटिश शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना संकट और चीन से तनाव के बीच संबोधन। उत्तराखंड सचिवालय में 1 जुलाई से आगंतुकों को मिलेगा प्रवेश, आदेश हुए जारी। पहले चरण में 50 लोगों को मिलेगी प्रवेश की इजाजत। देहरादून के होटल्स में चीन के नागरिक पर बैन, चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं पर भी लगाया गया प्रतिबंध। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व में 2026 पहुंची हाथियों की संख्या। दो 2,831 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। लगातार आंकड़े उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिव। 1 जुलाई से उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों के लिए शुरू होगी यात्रा। बाहर के श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम देश के नाम अपना संबोधन पेश करने वाले हैं। पीएम मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि देश भर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प के बाद चीन के साथ तनाव बरकरार है। ऐसे में पीएम मोदी का मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना से लेकर तूफान, टिड्डी हमले और लद्दाख में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया था। डीएम समीर बंसल ने जनपद में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल आदि से प्रातः 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रात्रि 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे और पहले की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। मॉर्निंग वॉकरों को भी छूट दी गई है। वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस में उद्योग मित्र की बैठक लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि उद्योगों को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ मिले, इसके लिए सभी अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस संकट के बीच उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उत्तराखंड सरकार 1 जुलाई से राज्य के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करेगी। इस दौरान उत्तराखंड से बाहर के श्रद्धालुओं को अभी दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी और इसके अलावा भी जो लोग कंटेनमेंट जोन और क्वारंटीन सेंटर से होंगे, उन्हें भी चारधाम यात्रा में भाग लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। चारधाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ मंदिर की यात्रा भी शामिल है, इस यात्रा में देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु शामिल होते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड चारधाम यात्रा कई मायने में बेहद खास है, क्योंकि न सिर्फ चारधाम के दर्शन करने के लिए हर सीजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, बल्कि चारधाम यात्रा पर करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी भी टिकी है। लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते तय समय पर चारधाम के कपाट तो खुले, लेकिन चारधाम की यात्रा नहीं चलाई जा सकी। यही नहीं, 8 जून से सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा चलाई गई थी। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश सरकार पर चारधाम यात्रा चलाने को जल्द ही निर्णय ले सकती है। कब खुले चारधाम के कपाट? उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुले करीब 2 महीने का समय होने जा रहा है। 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे और इसके साथ ही 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए थे। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध चार धामों में से सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 15 मई को ब्रह्म मुहूर्त में खोले गए थे। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा नहीं चलाई गई है।
विरोध के चलते नहीं चलाई चारधाम यात्रा। उत्तराखंड चारधाम के तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों ने चारधाम यात्रा का विरोध किया था, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के संदर्भ में सरकार के द्वारा जो बात कही जा रही है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो निश्चित तौर पे चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चारधाम यात्रा करने से पहले सरकार को ये बातें, ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी पड़ेंगी कि जो चारधाम है, भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वहाँ पे जो भी श्रद्धालु, जो भी तीर्थयात्री इंटर डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड के जनपदों से वहाँ पहुँचे श्रद्धालु तीर्थयात्री, तो उससे पहले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बनाया जाए, वहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाए और तब उसके बाद उसको बद्रीनाथ जाने की या केदारनाथ जाने की, गंगोत्री या यमुनोत्री जाने की अनुमति प्रदान की जाए। उत्तराखंड चारधाम की व्यवस्थाएं लगभग मुकम्मल। 8 जून के बाद उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय स्तर पर चारधाम यात्रा चलाने की अनुमति दे दी थी। इसके साथ ही 30 जून से प्रदेश स्तर पर चारधाम यात्रा चलाए जाने की तैयारियों को लेकर भी चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में जिन लोगों की निजी परिसंपत्तियां हैं, उन्हें भी रखरखाव और मरम्मत काम के कार्य कर सकें। यही नहीं, GMVN के गेस्ट हाउस, मंदिर समिति और निजी परिसंपत्तियों में होटल, लॉज के मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए जाने की अनुमति भी दी गई थी। इसके बाद से ही तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई थीं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 30 जून से अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। चारधाम यात्रा पर होगी दोहरी चुनौती। चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस सीजन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते चारधाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाना है, लिहाजा राज्य सरकार चारधाम यात्रा को चलाने पर विचार कर रही है। चारधाम यात्रा का बीत गया पीक सीजन। चारधाम के कपाट खुलने के बाद चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, क्योंकि यह चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिहाज से पीक समय होता है और यही समय होता है जब चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की बैठक। वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य शिव प्रसाद ममगई ने बताया कि चारधाम यात्रा चलाने को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात हुई है, जिसमें चारधाम यात्रा चलाने को लेकर चर्चा की गई है। यही नहीं, चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से प्रदेश स्तर पर चलाने की सहमति भी बनी है। मुख्यमंत्री जी की निवेदन जो है उनसे मैंने किया और उन्होंने वो जो है स्वीकारा भी इस बात को, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड की बैठक जो है कल परसों होगी और उसमें जिस तरह से गाइडलाइन जारी होगी उसके अनुसार जो है यात्रा, लेकिन धर्माधिकारी जी से मेरी वार्ता हुई थी और इसी चर्चा में जो है यह कि प्रसाद जो है वहाँ स्वयं यात्री चढ़ाएंगे, अपने जो है प्लास्टिक के डब्बों में या थाली में ले जा करके जो है चढ़ाएंगे, फूल जो है उसमें रखेंगे जिस क्षेत्र का, जिस धाम का जो है, टीका चंदन हमारे कोई पुरोहित नहीं लगाएंगे। ये वार्ता जो है कल उनसे हुई थी और आगे गाइडलाइन जैसे जारी होगी उसी के अनुसार जो है 1 तारीख मनसा है कि यात्रा खुलेगी। वहीं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया, धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन की गतिविधियां हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, हमारे जिम हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं खुली हैं। इस अनलॉकरी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत सरकार इन सब पर विचार हो रहा है और अब आने वाले समय में जैसा हमारे जैसे राज्य जहां पूरी आर्थिकी उनकी जो धार्मिक टूरिज्म है और जो हमारा सामान्य टूरिज्म है उस पर टिकी हुई है, तो जैसे ही हमें थोड़ी छूट मिलेगी, हम लोगों की पूरी तैयारी है, हम टूरिज्म की स्थिति को, हम धार्मिक चारधाम यात्रा को लेकर, हरिद्वार को लेकर, ऋषिकेश को लेकर और जागेश्वर धाम को लेकर हम पूरी तैयारी के साथ जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार काम करेंगे। जो चारों धामों में आ रहे हैं ये बहुत ही कम है अभी, जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार अभी अद्यतन तक हमारे यहाँ जो बद्रीनाथ है, कि बद्रीनाथ जी में लगभग 400 लोग आए हैं, केदारनाथ जी में लगभग 60 लोग आए हैं और यमुनोत्री गंगोत्री में प्राप्त सूचना के अनुसार हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार अभी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं गए हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति न होने के कारण हम जो देवस्थानम बोर्ड है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि
कोविड-19 के जो संक्रमण की जो परिस्थितियां हैं, इसको देखते हुए जो विभिन्न स्तरों से यथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं, उन्हीं SOPs के अंतर्गत रहते हुए जो उत्तराखंड राज्य अंतर्गत जो निवासरत व्यक्ति हैं, उनके लिए चार धाम यात्रा जो चारों धाम है, उन चारों धामों में खोल दिया जाए। अन्य मंदिरों में ऑलरेडी जो व्यवस्था है वहाँ पे जाने की थी, इन चारों धामों में भी हम इसको परमिट कर रहे हैं, लेकिन उसकी शर्तें। एक नजर डालते हैं 2019 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर। साल 2019 में चार धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या: यमुनोत्री धाम 4,65,534, गंगोत्री धाम 5,30,334, केदारनाथ धाम 10,021, बद्रीनाथ धाम 12,44,953। जल्द ही शुरू होने जा रही है प्रदेश में प्रदेशवासियों के लिए चार धाम की यात्रा। ना धाम के किसी भी मंदिर में तिलक लगेगा, ना चंदन, और साथ ही कड़े सुरक्षा और नियमों का करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को पालन। अगर ये यात्रा सुरक्षित और सुगम रही तभी बाहरी व्यक्तियों को अनुमति होगी प्रदेश में चार धाम यात्रा के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। केंद्र सरकार के चीन की कई मोबाइल ऐप को बैन करने के बाद देहरादून के व्यवसायियों ने फैसला लिया है कि शहर के होटल्स में चीनी नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैठक कर होटल्स प्रवासियों की एसोसिएशन ने चीन के नागरिकों को कमरे न देने का निर्णय लिया है और साथ ही सभी ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि होटल्स में चीनी उत्पादों और खाद्य वस्तुओं को भी नहीं रखेंगे। दून होटल ऑनर्स एसोसिएशन की त्यागी रोड स्थित होटल अभिनंदन में आपात बैठक हुई। हल्द्वानी में कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू व मलेरिया की आहट को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा डेंगू तथा मलेरिया से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा सोमवार जिलाधिकारी सबिन बंसल द्वारा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विगत वर्ष हुए डेंगू के इतिहास का अध्ययन कर अभी से ही कार्य शुरू कर दिया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित नगर निगम तथा नगर निकायों के अधिकारियों से कहा कि वर्षाकाल प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में सभी नालों की सफाई तथा दैनिक सफाई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जाए। उत्तराखंड सचिवालय में 1 जुलाई से विजिटर्स को प्रवेश मिल सकेगा। पहले चरण में एक दिन में अधिकतम 50 लोगों को ही प्रवेश मिल पाएगा। निजी सचिवों की ऑनलाइन मंजूरी के बाद प्रवेश पत्र आगंतुकों को द्वारा जारी किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन राधा रतूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के चलते मई और जून में सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय में आगंतुकों के प्रवेश के पहले सीमित किया था। इसके बाद उनके प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। उत्तराखंड में हर दिन कोरोना संक्रमित मरीज सामने आते जा रहे हैं। प्रदेश में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,831 तक पहुंच चुकी है। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पूरी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून के 4, नैनीताल में 2 और उधम सिंह नगर में 2 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में हाथियों का कुनबा बढ़ गया है। 2017 में प्रदेश में हाथियों की संख्या 1839 थी, जो अब बढ़कर 2026 हो गई है। हाल ही में ड्रोन के जरिए की गई सर्वे से इसकी पुष्टि हुई है। प्रदेश में बाघों के बाद अब हाथियों को लेकर भी सुकून देने वाली खबर है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड के सचिवालय में हुई बैठक में हाथी गणना की जानकारी दी गई। यह गणना जून माह में ड्रोन के जरिए की गई थी।
रुद्रप्रयाग जिले की जनता को कोविड-19 के साथ ही अब दूषित पानी से भी परेशान होना पड़ रहा है। एक और कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं अब दूषित पानी में बड़े बड़े सांप और चूहे निकल रहे हैं, जिस कारण लोगों में और भी भय बनने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। सांप का बच्चा, सांप का बच्चा। रुद्रप्रयाग जिले की जनता को कोरोना महामारी के साथ साथ अब दूषित पानी से भी परेशान होना पड़ रहा है। एक और कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, वहीं अब दूषित पानी में बड़े बड़े सांप और चूहे निकल रहे हैं, जिस कारण लोगों में और भय बनने लगा है। दूषित पानी के पीने से बीमारी की आशंका बनी हुई है। दरअसल ऊपरी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण जिला मुख्यालय के बीचों बीच बह रहे पुनार गदेरे में दूषित पानी आने लगा है। ये पानी उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाता है। नगर क्षेत्र की जनता 10,000 से अधिक है और ये पानी सभी को सप्लाई हो रहा है। जहां कोरोना महामारी का भय ने लोगों को डराकर रखा है, तो वहीं अब दूषित पानी में निकल रहे सांपों ने जनता को भयभीत कर दिया है। पानी भरते समय नालों से सांप निकल रहे हैं। इस पानी के सेवन से बीमारी की भी आशंका बनी हुई है। पानी के नालों में आए दिनों जहरीले सांप और चूहे जिंदा निकल रहे हैं, जिस कारण लोग हैरान और परेशान हैं। अगर इस पानी का सेवन अनजाने में लोगों द्वारा किया जाता है, तो कोई बड़ी अप्रिय घटना घटने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि जल संस्थान विभाग की ओर से दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। वैश्विक महामारी से जो जनता है वो पीड़ित है, और दूसरी तरफ जो ये जल संस्थान है, इनका इतना नकारापन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हल्की बारिश हो रही है तो नलों से बिल्कुल गंदा पानी निकल रहा है, और जिस दिन धूप रह रही है उस दिन नलों से जिंदा सांप निकल रहे हैं। ये काफ़ी मतलब जिस तरीके से अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे 30,000 के लगभग आबादी है, और इस तरीके से सांप और जितने भी ये जलीय जंतु हैं, इनका निकलना कहीं ना कहीं जो जल संस्थान है इसकी घोर लापरवाही इसमें। वहीं इस मामले में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने कहा कि नगर क्षेत्र में एक MLD फिल्टर प्लांट लगा है, जबकि 4 MLD फिल्टर प्लांट की जरूरत है। ऐसे में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। ये जो अभी जो हमारा नगर में गंदा पानी बरसात के टाइम पे अक्सर इस समस्या आती है यहाँ पे नगर में गंदे पानी आने की। जो हमारा ऊपर फिल्टर प्लांट है वो मात्र 1 MLD का है। यहाँ पे जो वर्तमान में जो यहाँ पे जरूरत है फिल्टर प्लांट की, जो नगर की डिमांड है वो करीबन 4 MLD की डिमांड है। तो हमें यहाँ पे लगभग 4 MLD का फिल्टर प्लांट बनाना होगा। इस फिल्टर प्लांट का प्रपोजल जल निगम ने अपने पंपिंग योजना में किया हुआ है, और जल निगम ने इसका एस्टिमेट भी शासन को भेजा हुआ है। जैसे उस पर पैसा स्वीकृत होता है उसके बाद जल निगम के द्वारा इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल अधिशासी अभियंता ने मामला संज्ञान में ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक दूषित पानी से आम जन को राहत मिलेगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। सावन में बरसेगी महादेव की कृपा। वैदिक उपाय से मिलेगी महादेव की कृपा। सावन में क्या है पूजा का विधान? इस बार के सावन में क्या है खास? आचार्य लंकेश के साथ
सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल भवाली मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस चारों घायलों को खाई से निकालकर बीडी पांडे जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां बताया जा रहा है कि कार भवाली से नैनीताल की ओर जा रही थी। तभी कोहरे के कारण जोखिया के निकट कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर 15 फीट नीचे खाई में गिर गई। चार लोग एक कार से आ रहे थे। ये जोखिया नाले के पास पाइन से भवाली में, वहाँ पे इनकी गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से इन चारों को गंभीर चोटें आई, जिसमें से तीन लोग हरीश जोशी, अशरफ अली, इंद्रजीत सिंह, ये लोग स्टेबल हैं। प्राइमरी उपचार के बाद इनको छुट्टी दे दी जा रही है। के माध्यम से सूचना मिली थी कि जो पाइन्स के पास एक कार खाई में गिर चुकी है, तो हम लोग सभी पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँचे। तो 4 लोग घायल थे, खाई में कार गिरी हुई थी, तो सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी नैनीताल के निवासी हैं और इनको प्राथमिक उपचार हेतु बीडी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया। उत्तराखंड विधानसभा के माननीय सदस्य एवं झबरेड़ा से विधायक देशराज कड़पाल ने अपने नाम को संशोधित करने के लिए लगभग 1 साल से प्रयास किया, जिस प्रयास के चलते विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड पर्यटक कार्यालय से उनको अनुमति दी गई, और जिसमें पहले देशराज कड़वाल ने नाम से जाने जाते झबरेड़ा के विधायक के नाम पर संशोधित नाम श्री देशराज कड़वाल चमार साहब होगा। विधायक साहब का यह भी मानना है कि जिस तरीके से लोग इस चमार शब्द को लेकर काफी असहाय महसूस करते हैं, तो यह नाम बड़े गर्व के साथ वह खुद ही लोगों को बताएंगे, और नाम में संशोधन होने के बाद विधायक जी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नाम की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधायक जी दिल्ली तुगलकाबाद रविदास मंदिर जाएंगे, जहां पर वह संत महात्माओं के आशीर्वाद मिलने के बाद अपना विधि विधान से नामकरण भी कराएंगे। हीन भावना से और कमीन शब्द के नाम से जाना जाता था कि ये हीन है शब्द, ये शब्द जो है ये चलन में नहीं था। अपमानित महसूस करता था बोलने वाला भी और कहने वाला भी। तो इसलिए चमार शब्द चलन में है। जिस प्रकार चौधरी साहब, जैन साहब, अग्रवाल साहब, रावत जी, नेगी जी, बिष्ट जी, तो इसी प्रकार चमार साहब जी। जब चमार साहब आप लोग मुझे पुकारेंगे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। जहां एक और केंद्र व राज्य सरकारें कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजना संचालित कर कृषकों को प्रोत्साहित कर रही हैं, तो वहीं संबंधित विभाग भी कृषकों के साथ ही अन्य लोगों को कृषि कार्यों से जोड़ने को लेकर उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत ठकरानी गांव में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कई तरह की मौसमी फसलों के साथ ही सब्जियों का उत्पादन कर कृषकों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर प्याज, शिमला मिर्च, भिंडी के साथ ही हाइब्रिड टमाटर भी खेती की जा रही है। खास बात यह है कि परंपरागत रूप से टमाटर की खेती में जहां हमें अमूमन 3 से 4 फीट के पौधे में महज 5 से 10 किलो टमाटर की पैदावार हो जाती है, तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र में बेहतर तकनीक के सहारे हाइब्रिड टमाटर के इस पौधे या बेल की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं कहूँगा इसमें 3 घटक रहते हैं कि किस तरह से आप इस तरह की हाइब्रिड किस्मों को हम उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाए, कैसे उसकी प्रूनिंग की जाए, कैसे उसकी स्टेकिंग की जाए। 3 मुख्य घटक है, इनको हमें समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और प्रैक्टिकली इसकी स्किल है जो कुशलता है आपको उसमें अपनी काम करने का जो तरीका है वो आना चाहिए।
तभी जाकर के हम अच्छी पैदावार इसमें कर सकते हैं। दूसरा इसमें कंपोनेंट हमारा ये रहता है कि जो किस्में हैं, अभी तक हमारी हिमसोना अच्छी किस्म चलती है पहाड़ों में, उसमें भी हमारे उकटा रोग आ रहा है। मंगलौर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। काफी दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, जिससे लोग परेशान हो रहे थे। बारिश के बाद मौसम के तापमान में गिरावट आई, तो बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। झमाझम बारिश के साथ किसानों के भी चेहरे खिलते हुए नजर आए हैं। खेतों में धान की फसल के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए ये बारिश किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुई है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे।